हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट भाग 227। देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी टेस्ट सीरीज आती है उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी और जीएस वाली, इसको आप अवश्य फॉलो कीजिएगा। उत्तराखंड के सभी परीक्षाओं के लिए ये टेस्ट सीरीज है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आजकल मैं आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स रिवीजन एमसीक्यूज भी दे रहा हूँ, जिसमें हम जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2026 तक के उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे हैं। तो जो आपका एग्जाम होना है 17 मई को, उसके लिए ये करंट अफेयर सेशन आप अवश्य देखिएगा। बाकी अन्य सभी परीक्षाओं के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए जो टेस्ट सीरीज हैं, इनसे संबंधित प्लेलिस्ट हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है, इनको आप अवश्य फॉलो कीजिएगा। तो चलिए आज देखते हैं यूके जीके टेस्ट पार्ट 227 में पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, राज्य में प्रचलित निम्न प्रथाओं में सुमेलित नहीं है। तो देखिए, आपका एक तरफ प्रथाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित चीजें दी गई हैं, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो पहला देखिए, टेकुआ प्रथा। देखिए, जो हमारे उत्तराखंड में खस हैं, तो खसों से संबंधित कुछ सामाजिक प्रथाएं चलती थी उत्तराखंड में, जिसमें आपका घर जवाई, जेठो, टेकुआ, देवदासी प्रथा, ठीक है, और भी चीजें थी। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए इसमें गलत है, बाकी सभी सही हैं, ठीक है। चटेला जो होता था, स्त्री के पहले पति की संतान को कहा जाता था, सही है। घर जवाई का मतलब विवाह के बाद अपनी पत्नी के घर में ही रहना। और जेठो का मतलब था कि संपत्ति में जो होता था, ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी या बड़े भाई का हक ज्यादा होता था। यानी कि जेठो प्रथा में एक चीज और थी, मान लीजिए राजा के शासनकाल की मैं बात करूं, तो राजा के शासनकाल में जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वही राजा बनता था। पंवार साम्राज्य में भी आप ऐसा ही देखेंगे, ठीक है, बड़ा पुत्र ही आपका राजा बनेगा। तो यहाँ पर ये बी सी डी ये बिल्कुल सही है प्रथाएं। जो ऑप्शन ए है, टेकुआ प्रथा। टेकुआ प्रथा जो थी, ये खसों में प्रचलित सामाजिक प्रथा थी। और टेकुआ का मतलब होता था जो भी विडो होती थी, ठीक है, तो विधवा जो महिलाएं होती थी, विधवा महिलाओं का पराये मर्दों से रिलेशन जब हो जाता था ना, तो इसको कहा जाता था टेकुआ प्रथा, ठीक है। यानी कि कोई विडो है और किसी अदर पर्सन से क्या हो गया, उसका कोई रिलेशन बिल्ड हो गया, तो इसको कहा जाता था टेकुआ, ठीक है। बड़ी पुत्री का मंदिर में दान देना, ये इसका नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन ए इसमें सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बक्सर के युद्ध के समय कुमाऊं का शासक कौन था। तो देखिए, अगर आपने भारतीय इतिहास पढ़ा तो आप सभी को पता है बक्सर का युद्ध हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। 1764 में युद्ध हुआ था, भारतीय इतिहास में हम देखते हैं, ठीक है। तो बक्सर का जब युद्ध चल रहा था, उसमें कुमाऊं का जो शासक था, कुमाऊं का शासक कौन था आपका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीपचंद। तो दीपचंद उसमें क्या था, कुमाऊं का शासक था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीपचंद से संबंधित फैक्ट मैंने आपको कई बार कराए भी हैं। दीपचंद जो था भैया आपका, इसका शासन काल रहा था 1748 से लेकर 1777 तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दीपचंद जब गद्दी पर बैठे थे ना, तो इसके संरक्षक कौन थे, शिवदेव जोशी थे, शिवदेव जोशी, ठीक है, शिवदेव जोशी इसके संरक्षक थे, जिनका बेटा बाद में आएगा, जिनका नाम था हर्षदेव जोशी, कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो दीपचंद के टाइम पर मोहन सिंह रौतेला जी जो है भैया आपका, ये काफी एक्टिव हो जाता है। और दीपचंद को देखिए कुमाऊं का शाहजहां भी कहा जाता है, इनका उपनाम है। और सिराकोट के किले में दीपचंद को बंद कर दिया जाता है, सिराकोट का किला, ठीक है, सिराकोट का किला जो यहाँ पे सजा होती है। दीपचंद की एक आपकी मूर्ति अष्ट धातु की कहाँ स्थित है, जागेश्वर मंदिर में। जागेश्वर मंदिर में आपका दीपचंद की एक अष्ट धातु की मूर्ति भी देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, एक राइटर था हेमिल्टन। हेमिल्टन एक राइटर हुआ जिसकी किताब है किंगडम ऑफ नेपाल। तो किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक में हेमिल्टन ने दीपचंद को गूंगा शासक संबोधित किया है, ठीक है, गूंगा शासक, ये भी आपको ध्यान रखना है, गूंगा शासक। गोलू देवता की जो राज्य में न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, इनकी माता का नाम क्या था। देखिए, गोलू देवता से संबंधित फैक्ट मैं आपको करवा देता हूँ यहाँ पे। गोलू देवता का जो उद्भव हुआ है, कहाँ पे हुआ है, ये माना जाता है गोलू देवता का उद्भव आपका चंपावत में, ठीक है, काली कुमाऊं में इनका उद्भव हुआ, यानी कि जन्म हुआ। गोलू देवता के जो पिता थे, पिता का नाम क्या था, हालराई था, इनके पिता का नाम हालराई था। और इनकी जो माता थी, माता का नाम क्या था, कालिंका, ठीक है, माता का नाम क्या था, कालिंका। और इनके दादाजी का नाम भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो जो गोलू देवता थे, इनके दादाजी का नाम था झालराय, ठीक है। तो गोलू देवता से संबंधित बहुत लंबी कहानी है, इतना लंबा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको याद रखना है जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपको बता दिए। ये कुमाऊं क्षेत्र के न्याय के देवता के रूप में काफी पूजे जाते हैं।
आपका जो सबसे बड़ा मंदिर इनसे संबंधित अल्मोड़ा में आप देखते हैं चितई गोलू मंदिर, जहां पर आप एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी समस्याएं मंदिर प्रांगण में लगा सकते हैं और बोला जाता है कि आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य होता है। गोलू देवता न्याय करते हैं। ऐसे ही गोलू देवता का एक मंदिर आपको देखने को मिलेगा घोड़ा खाल में, ठीक है, तो वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर है घोड़ा खाल वाला। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस गढ़वाल नरेश ने साहूकारों के भारी ब्याज से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए एक कृषि बैंक की स्थापना की? तो सबसे पहले देखिए कृषकों के लिए, यानी कि जो भी फार्मर्स थे टिहरी रियासत के, तो फार्मर्स को एक बहुत अच्छे दर पर ब्याज देने, मतलब एक अच्छी ब्याज दर पे लोन, कृषि लोन देने के लिए बैंक की स्थापना की थी नरेंद्र शाह ने, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र शाह ने ये कृषि बैंक स्थापित किया था, बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको कराया जो उत्तराखंड जीके रिवीजन महाकुंभ क्लासेस हैं, वहां पर हमने आपको बताया कि नरेंद्र शाह के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। और टिहरी रियासत में अगर बैंकिंग की शुरुआत की अगर बात हो, बैंकिंग शुरुआत सबसे पहले मानी जाती है कीर्ति शाह के समय से। तो कीर्ति शाह पहले शासक होंगे जिन्होंने बैंकिंग सेवा शुरू की थी, ठीक है। चलिए अगर आपसे वर्ष पूछ लिया जाए इसमें, तो वर्ष भी याद रखना है। नरेंद्र शाह ने सन 1920 में इस कृषि बैंक की स्थापना की थी, ठीक है, 1920 में, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है स्वाधीन प्रजा पत्र का प्रकाशन 1935 में शुरू हुआ। यह पत्र अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था। तो बताइए आपका कथनों के आधार पर जो ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर देखिए स्वाधीन प्रजा की बात करें तो स्वाधीन प्रजा जो पत्र था इसका प्रकाशन 1935 गलत हो जाएगा, 1930 में किया गया था, ठीक है। इसके जो संपादक थे या प्रकाशक थे कौन थे? स्वाधीन प्रजा के संपादक थे विक्टर मोहन जोशी। विक्टर मोहन जोशी, ठीक है। विक्टर मोहन जोशी का एक उपनाम है देशभक्त। देशभक्त के नाम से भी जाने जाते हैं। उत्तराखंड में कौन स्वाधीनता संग्राम सेनानी देशभक्त के नाम से पॉपुलर था? क्वेश्चन बनेगा, तो विक्टर मोहन जोशी आपको याद रखना है। कथन 2 देखिए, यह पत्र अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था। तो बिल्कुल सही है। यह पत्र जो था अल्मोड़ा की एक प्रेस थी, देशभक्त प्रेस, ठीक है। तो अल्मोड़ा की देशभक्त प्रेस से प्रकाशित होता था, यानी कि केवल कथन 2 सही है इसमें, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल कथन 2 सही है। आगे बढ़ेंगे। राज्य की उस झाड़ी का क्या नाम है जिससे बारबेरी क्लोराइड प्राप्त किया जाता है और जिस विदेशों को निर्यात किया जाता है और जिससे दानों और फूलों को बच्चे बड़े चाव से खाते हैं? तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बारबेरी क्लोराइड प्राप्त होता है, इससे विदेशों को भी निर्यात होती है, जिसके दानों और फूलों को बच्चे चाव से खाते हैं, और इस झाड़ी का नाम है आपका किल्मोगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, किल्मोगा, ठीक है। तो किल्मोगा की झाड़ी आपने देखी होगी, और किल्मोगा की झाड़ी में आपने देखा होगा जो इसकी जड़ें होती है वो भी काम आती है। साथ ही इसके जो फल होते हैं पहले हरे होते हैं, फिर उसके बाद गहरे नीले कलर के हो जाते हैं। तो काफी ज्यादा बच्चे इसको खाते हैं, खट्टा मीठा स्वाद इसमें आता है, औषधीय गुण से भरपूर होता है। हिमालय की यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिमालय की यात्रा है हिमालय यात्रा, ये पुस्तक लिखी है काका साहब कालेलकर जी ने, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर देगा, काका साहब कालेलकर। एक किताब और बनती है आपके एग्जाम में, हिमालय परिचय, ठीक है, हिमालय परिचय। और हिमालय परिचय जो ये किताब है कुमाऊं गढ़वाल, कुमाऊं के संदर्भ में भी है और आपका गढ़वाल के संदर्भ में भी है, ठीक है। और इसके जो राइटर हैं वो हैं आपके कौन? राहुल सांकृत्यायन जी, राहुल सांकृत्यायन जी, ये भी याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन जी, जिनको घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है, साथ ही इनका वास्तविक नाम था केदार पांडे, ये भी याद रखना है आपने। तो हिमालय परिचय इनकी रचना है, हिमालय की यात्रा काका साहब कालेलकर। अगर देखिए राज्य में वाइब्रेंट विलेज योजना का संबंध किससे है? तो राज्य में जो वाइब्रेंट विलेज योजना चल रही है ये आपका आईटीबीपी के सहयोग से की जा रही है, ठीक है। आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के सहयोग से राज्य के जो भी सीमावर्ती गांव हैं उन सीमावर्ती गांवों में मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाए और वहां पर ज्यादा से ज्यादा पर्यटन बढ़ाया जाए, क्योंकि सीमावर्ती गांव जो होते हैं सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बॉर्डर एरिया में जो भी गांव होंगे, अगर बॉर्डर का गांव खाली हो जाएगा ना तो दुश्मन को घुसने के लिए भी आसानी हो जाएगी। तो वहां के लोग अवेयर होंगे, सूचना देंगे, नजर बनाए रखेंगे, लोग वहां जाएंगे, सेना वहां रहेगी, हर चीज रहती है। तो सीमावर्ती जो भी गांव है उनके विकास से संबंधित एक योजना है वाइब्रेंट विलेज योजना। किस पुराण में महर्षि वेदव्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे जो महर्षि वेदव्यास हुए इन्होंने गढ़वाल के 4 धामों का विस्तृत वर्णन किया है और इस रचना का नाम है आपका स्कंद पुराण, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कंद पुराण में ये बात बोली गई है। स्कंद पुराण में देखिए जो हमारा गढ़वाल क्षेत्र है, कई बार क्वेश्चन बनता है, गढ़वाल क्षेत्र को बोला गया है केदार खंड, केदार खंड। और वहीं जो हमारा कुमाऊं का भूभाग है इसको
स्कंद पुराण में संबोधित किया गया है आपका मानस खंड। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बेसिक फैक्ट है लेकिन याद रहना चाहिए आपको। अगर देखिए हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र गरुड़ाबाज राज्य के किस जिले में स्थित है? तो देखिए जो हमारे परंपरागत शिल्प उद्योग होते हैं या शिल्प कार्य होते हैं उनसे संबंधित है ये, और उनको संरक्षित करने के लिए ये स्थापित किया गया है अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अल्मोड़ा। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन देखिए, सिंगल एक प्रकार की जलेबी होती है और जबकि स्वाल मडुए का एक प्रकार का हलवा होता है। उत्तराखंड के स्थानीय व्यंजनों पर भी मैंने आपको एक वीडियो दी थी जो आपको मिलेगी कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति शब्दावली वाली प्लेलिस्ट में। वहां पर मैंने बताया था, ये उत्तराखंड स्पेशल फैक्ट क्लास में मैंने आपको कराया था, राज्य के परंपरागत जो व्यंजन है, ठीक है, उसमें मैंने बताया था। तो इसमें कथन 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिंगल जो होती है एक प्रकार की जलेबी टाइप की होती है और जो स्वाल होता है मडुए का एक प्रकार का हलवा होता है। मडुआ मतलब रागी, ये रागी है जिसको कोंदो भी कहा जाता है। ये एक मोटा अनाज होता है, मिलेट है और बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। निम्न में से किस आभूषण का सिक्कों की माला या चौनी माला भी कहा जाता है? तो देखिए जो हमारे जोहार जनजाति है ना, जोहार में जनजाति रहते हैं भोटिया, तो भोटिया जनजाति में इसका ज्यादा प्रयोग होता है और सिक्कों की माला या चौनी माला नाम से इसको कहा जाता है। नाम है इसका हमेल। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, हमेल। ठीक है, हमेल बहुत महत्वपूर्ण है। तिलहरी जो आभूषण है ये गले में धारण किया जाता है महिलाओं के द्वारा, ये भी ध्यान रखना आपने। कंठी माला भी जो है गले का ही आभूषण है। भेड़ चरवाहों के द्वारा कुछ सीख देने के लिए गाए जाने वाला मुख्य गीत कौन सा है? तो जो भेड़ चरवाहे होते हैं ना, तो ये आपका युवा जो भी पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी को सीख देते हैं, यानी कि लर्निंग देते हैं, पूरी जिंदगी की लर्निंग देते हैं अपने गीतों के माध्यम से यूथ को। और इन गीतों को कहा जाता है चूरा गीत। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर रहेगा, चूरा गीत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भेड़ चरवाहों के द्वारा ही कौन सा वाद्य यंत्र बहुत ज्यादा बजाया जाता है? तो अलगोजा जो होता है, ठीक है, अलगोजा वाद्य यंत्र आप देखेंगे भेड़ चारक बजाते हैं। इसके अलावा मोछंग जो वाद्य यंत्र होता है ये भी भेड़ चारकों के द्वारा बजाते हुए आप देखेंगे। ठीक है, अब तो कम हो गया ये परंपरा, लेकिन प्रारंभ में पूर्व में बहुत ये आपका पॉपुलर था अलगोजा। खासकर अलगोजा को ट्विंस फ्लूट कहा जाता है, यानी कि जोया मुरली। जोया का मतलब होता है जुड़वा, जुड़वा बांसुरी होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों पर विचार करना है फिर से आपने। कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल ने कहा था नो वकील नो अपील नो दलील। कथन 1 है। कथन 2 है, कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए जो हमारे कुमाऊं कमिश्नर थे जॉर्ज विलियम ट्रेल, बहुत ज्यादा सख्त आदमी था ये, और इसके संदर्भ में दोस्तों ये वाला जो डायलॉग है काफी पॉपुलर हुआ था। और नो अपील नो दलील और नो वकील, ठीक है, बिल्कुल सही है। पहला कथन तो इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा कथन बोलता है आपका कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया था। तो जो दूसरा कथन है ये भी बिल्कुल सही है। कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन है ये आपका कोटद्वार में हुआ था, कोटद्वार में। ठीक है, कब हुआ था? 1919 में। इसकी अध्यक्षता की थी राय बहादुर बद्री दत्त जोशी ने। ठीक है, आजकल मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो दे रहा हूँ, कल ही मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो दिया था, उसमें बताया था मैंने कुमाऊं परिषद के अधिवेशन और इनकी अध्यक्षता किसने की, कब हुए थे। ठीक है, तो बद्री दत्त जोशी द्वारा जो तीसरा अधिवेशन अध्यक्षता की थी कोटद्वार में हुआ। इसमें बोला गया कि हिंदू मुस्लिम एकता जो है इसको बढ़ाएंगे। और इसके बाद का जो चौथा अधिवेशन हुआ 1920 वाला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा अधिवेशन जो आपका हुआ था फोर्थ, ये कहाँ पे हुआ था आपका? ये काशीपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हरगोविंद पंत ने। ठीक है, तो हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में हुआ और यहीं पर आपका कुली बिगाड़ को खत्म करने की बात की गई। और इसके 20 दिन बाद कुली बिगाड़ प्रथा का अंत भी हो गया था, क्योंकि ये जो अधिवेशन हुआ था ना 22-23 दिसंबर 1920 को हुआ था, दिसंबर में, दिसंबर 22-23 को ये अधिवेशन हुआ था। और इसके कुछ दिनों बाद यानी कि 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर उत्तराखंड से कुली बिगाड़ प्रथा का अंत हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों ही कथन इसमें सही हो जाएंगे। पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है। निम्न मेलों का सुमेलित कीजिए। ठीक, मेले कहाँ से आ गए? ये निम्न दिवस होगा इसमें। ठीक है, निम्न दिवसों को सुमेलित करना है आपने। एक तरफ आपके उत्तराखंड के राजकीय दिवस दिए गए हैं, दूसरी तरफ डेट दी गई है। पहला देखिए उत्तराखंड हरियाली दिवस 5 जुलाई, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड साहित्य दिवस 19 सितंबर, बिल्कुल सही है ये भी। उत्तराखंड राज्य जल दिवस 25 मई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। सिलदेव सुमन बलिदान दिवस 25 अगस्त, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका देखिए सिलदेव सुमन जो आपका बलिदान दिवस है ये 25 जुलाई को होगा, बाकी सभी सुमेलित है।
ठीक है। उत्तराखंड हरियाली दिवस 5 जुलाई, उत्तराखंड साहित्य दिवस 19 सितंबर, उत्तराखंड राज्य जल दिवस 25 मई, और सिद्धेव सुमन बलिदान दिवस है 25 जुलाई को। तो डी इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगस्त नहीं होगा, जुलाई होगा। 25 जुलाई 1944 को ही सिद्धेव सुमन की टिहरी राजतंत्र के खिलाफ आमरण अनशन जो गया था जेल में, 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद ये शहीद हो गए थे। 84 दिन तक इन्होंने न खाना खाया न पानी पिया, ठीक है। और बहुत बड़ा योगदान है इनका। आपका बहुत सी इनकी मांगे थे। टिहरी जो राज्य प्रजामंडल बना था, कई बार हमने टॉपिक डिस्कस किया, क्या क्या चीजें उसमें थी, क्यों बनाया गया था, क्या इनकी मांग थी, ठीक है। जो टिहरी के राजबंदी थे, राजनीतिक बंदी थे, उनकी रिहाई ये मांग रहे थे। बहुत सी चीजें इसमें थी। साथ ही जो घाट वगैरह पे चुंगी कर उसमें लिया जाता था, लोगों को परेशान किया जाता था टिहरी रियासत के, उसके खिलाफ भी आवाज उठाई गई थी। औजी जाति के द्वारा मुख्य रूप से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो औजी जो हमारी जाति होती है ना, ये आपको बजाते हुए दिखेगी ढोल दमाऊ। तो देखिए, औजी जाति के लोग आज भी आप देखेंगे गांव में आते हैं और फसल का कुछ हिस्सा ये मांग कर ले जाते हैं, ठीक है, मांग कर ले जाते हैं। तो फसल का कुछ हिस्सा इनको दिया जाता है। औजी जाति के लोग हर घर पे जाके घर के आंगन में प्रांगण में ढोल दमाऊ बजाते हैं और उसके साथ साथ इष्ट देव से कामना करते हैं कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे, सभी लोग सुरक्षित रहें, निरोग रहें और हर प्रकार की उन पर कृपा बनी रहे। तो ये बहुत पुरानी परंपरा है। और जैसे ये अन्न देने की जो परंपरा है, इसको डडवार भी कहा जाता है गढ़वाल क्षेत्र में, ठीक है। डडवार जो प्रथा है ये भी अन्नदान से ही संबंधित है, अन्न का एक हिस्सा ऐसे ही औजी जाति के लोगों के लिए या ब्राह्मणों के लिए रखा जाता था, तो इसको डडवार प्रथा बोला गया, ठीक है। तो अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है, ध्यान रखना है। निम्न में सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ देखिए टैक्सेस दी गए मध्यकाल के, दूसरी तरफ उनसे संबंधित उसमें क्या था, कटक जो कर था, कटक टैक्स। तो कटक टैक्स आपका सेना के लिए लिए जाने वाला कर था। सही है गलत है? बिल्कुल सही है। मध्यकाल में कटक जो टैक्स था ये सेना के लिए लिए जाता था, बिल्कुल सही है। बैकर अनाज के रूप में लगने वाला कर, बिल्कुल सही है। तो अनाज के रूप में लगने वाला जो टैक्स था उसको बैकर कहा जाता था। कूत जो था नगद के बदले दिया गया अनाज, यानी कि मान लीजिए किसी के पास टैक्स पे करने के लिए नगद नहीं है और उस नगद पैसे या मुद्रा की जगह वो क्या दे सकता था, अनाज दे सकता था, इसको कूत कहा जाता था। ये भी सही है। जूलिया जो था बुनकरों से लिए जाने वाला कर था, ये गलत हो जाएगा, डी, ठीक है। जूलिया जो था उसमें क्या था, ये जूलिया या सांगा कहा जाता था इसको, जूलिया या सांगा। ये आपका क्या था, नदी घाटों पर लगने वाला टैक्स था ये, नदी घाटों पर या नदी पार करने पर, ठीक है। जो नदी के सामने जो भी चुंगी वगैरह होती होगी ना, तो वहां पर लिया जाता था ये। कहने का मतलब टोल टैक्स टाइप का मान लो, ऐसा होता था, ठीक है। बुनकरों से जो टैक्स लिया जाता था मध्यकाल में, इसको कहा जाता था क्या, तान कर, तान कर, या इसको हम टांड कर भी पढ़ते हैं बहुत जगह, ठीक है, तान कर या टांड कर। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। चैतोल मुख्य रूप से पिथौरागढ़ में मनाए जाने वाला स्थानीय त्योहार है। कथन 2 है, इसमें स्थानीय देवता देवल समेत की पूजा की जाती है। तो चैतोल देखिए आपका, ये आपका मुख्य रूप से सोर घाटी का ही फेस्टिवल है। पहला कथन बिल्कुल सही है इसमें। और इसमें स्थानीय देवता जो होता है देवल समेत इनकी पूजा की जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। एक और दो दोनों ही सही है, ठीक है। तो पिथौरागढ़ के कुछ महत्वपूर्ण उत्सव या त्योहार है, एक तो चैतोल हो गया और एक उत्सव और ज्यादा पॉपुलर है जिसका नाम है हिल जात्रा। हिल जात्रा जो है ये सोर घाटी में आयोजित होता है। ये आपका कृषकों का फेस्टिवल है, ठीक है, कृषकों का उत्सव कहा जाता है इसको। हिल यात्रा में जो है भैया आपका ये कहाँ से आया था, तो नहीं नेपाल से आया, क्योंकि नेपाल क्षेत्र का काफी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आपको, नजदीक है बॉर्डर पिथौरागढ़ जनपद की, तो नेपाल से आया हुआ उत्सव इसको माना जाता है। हिल यात्रा में क्या होता है आपका, एक पात्र होता है मुखौटे वाला, मुखौटे इसमें भी पहने जाते हैं जैसे रामायण में होता है ना, तो मुखौटे लगाए हुए एक पात्र होता है जिसका नाम होता है लखिया भूत, और ये मेन कैरेक्टर होता है, लखिया भूत कहा जाता है इसको, ठीक है। तो मेन कैरेक्टर होता है ये हिल यात्रा का, ध्यान रखना है। हिल मतलब कीचड़ होता है और जात्रा मतलब आपका जात, धार्मिक जो यात्रा होती है उसको जात कहा जाता है। तो कीचड़ में होने वाली यात्रा, खासकर जो हमारा अभी आएगा ये भादों का महीना, उस समय ये आयोजित होता है त्योहार। और इसमें कृषक, पूरा कृषक परिवेश होता है, बैलों की जोड़ी होती है, वहां पे लखिया भूत होता है, तो उससे संबंधित है। जौनसारी जनजाति में नालस शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो जौनसारी में जो नालस है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो नालस एक प्रकार का पंचायत में न्याय शुल्क होता है, ठीक है। तो जौनसारी में देखिए आप सभी को पता है जौनसारी जनजाति में खुमरी नामक पंचायत बहुत पॉपुलर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका पंचायत में जो भी सुनवाई के लिए शुल्क लिया जाता है ना, तो उसको न्याय शुल्क को ही नालस कहा जाता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति को इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? तो कौन है भैया जिनको इंद्रमणि बडोनी 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये आपके हैं विजय जगधारी जी। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, विजय जगधारी जी। इनको हम उत्तराखंड में जानते हैं किस आंदोलन के लिए? बीज बचाओ आंदोलन। ठीक है, उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया? तो विजय जगधारी। तो इनको दिया गया है 2025 का इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान। ये जो शुरुआत है इसकी शुरुआत, इस जो पुरस्कार की शुरुआत है ये 2023 से की गई थी। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 18 अगस्त को ये पुरस्कार दिया जाता है, 18 अगस्त को इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि पर। ठीक है, और इंद्रमणि बडोनी जी आप जानते होंगे सभी लोग, इनको कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी। उत्तराखंड का गांधी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत से काम किए इन्होंने। ठीक है, पर्यावरण के लिए काफी ज्यादा ये एक्टिव रहे। इसके अलावा पृथक राज्य आंदोलन में भी इनकी काफी अच्छी भूमिका रही। गांधी जी के नक्शे कदम पे चलते थे, सत्य अहिंसा के मार्ग को मानते थे और उसी पर इन्होंने काफी शांति पूर्वक देखिए पर्यावरण के लिए, पृथक राज्य के लिए, अन्य जो भी चीजें थी उसके लिए आंदोलन किए और उत्तराखंड में इसीलिए इनको उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 227। अगर आपको लगता है किसी भी प्रश्न में कोई त्रुटि है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य मेंशन करें ताकि मैं उसका करेक्शन कर दूं और कमेंट बॉक्स में ही आकर मैं पिन कर दूंगा उसको करेक्ट करके। ठीक है, बाकी हमेशा की तरह बोलूंगा अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं, लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। बाकी देखिए एप्लीकेशन स्टोर पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं, ग्रुप सी के आपको मिल जाएंगे, साथ ही सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे मॉक टेस्ट सभी सब्जेक्ट के। इसके अलावा फुल कोर्स आप ले सकते हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए, जैसे न्यू कॉम्बो कोर्स है, ओनली जीएस कोर्स है, उत्तराखंड का कोर्स है और जल्दी ही नए कोर्सेज भी शुरू होंगे एप्लीकेशन स्टोर पे। ठीक है, जिसमें नई सिरे से सभी कक्षाएं आपको मिलने वाले हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि।